Yes, welcome. This is Meenu Kalra. This is Vishal Kalra. Today we are going to start business environment, which will include environment scanning, SWOT analysis and PESTLE. Business environment. What do we understand by business environment? Business environment means वो सब लोग, firms और different forces जो business के control से बाहर हैं लेकिन business को affect करते हैं. इसमें स्पेसिफिक फोर्सेस हैं कंज्यूमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स और जनरल फोर्सेस हैं सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल. फॉर एग्जांपल, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज होता है तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं, नए प्रोडक्ट्स की डिमांड आने लगती है और वही बेचना पड़ता है जो कंज्यूमर चाहते हैं. सेम वे, अगर फैशन और टेस्ट चेंज हो जाता है, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर चेंज हो जाता है, तो भी डिमांड नए फैशन के प्रोडक्ट्स की तरफ हो जाती है और ओल्ड फैशन प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिकना बंद हो जाते हैं. हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मोबाइल फोन्स का. नए मॉडल आने पर पुराने मॉडल के प्राइसेस या डिमांड कम हो जाती है क्योंकि लोग बेहतर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को डिमांड करने लगते हैं, वही खरीदना चाहते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं खरीदना चाहते हैं. सेम वे, पुराने फैशन को भी लोग नहीं खरीदना चाहते हैं. नए फैशन के कपड़े, मोबाइल, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी नए फैशन के नए तरह के प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स हम डिस्कस करते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल फोर्सेस की टोटलिटी में इम्पैक्ट को देखा जाता है. बिजनेस एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फोर्सेस का सम टोटल है और ये ज्यादातर अनकंट्रोलेबल होता है. ये थ्रेट्स क्रिएट करता है और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है. थ्रेट्स माने खतरा, अपॉर्चुनिटीज मीन्स अवसर. तो जो एनवायरनमेंट है उससे आपको अवसर भी मिलते हैं और उससे आपको खतरा भी होता है, रिस्क भी होता है. बिजनेस एनवायरनमेंट में जनरल एनवायरनमेंट और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट दोनों ही आते हैं. स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री को, फर्म्स को डे टू डे फंक्शनिंग में अफेक्ट करते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं तो वो स्पेसिफिक है. अगर वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को, इंडस्ट्री की सारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली, तो वो जनरल एनवायरनमेंट में आते हैं, जैसे कि लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट. ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं. जैसे अगर हम हेल्थ केयर के बारे में अवेयर होते हैं तो हम हेल्थ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा कर देते हैं. कंज्यूमर्स डाइट कोक, फ्री फैट कुकिंग ऑयल, हेल्थ रिजॉर्ट्स की तरफ इसलिए जाने लगे कि हेल्थ को ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी, ज़्यादा कंसिडरेशन दी जाने लगी. डायनामिक इन नेचर. बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक है, ये चेंज होता रहता है. मैनेजमेंट को चाहिए कि वो बहुत कॉशियस रहे और इन चेंजेस को मॉनिटर करती रहे ताकि जो फेवरेबल चेंजेस हैं उनको उतनी ही जल्दी वो रिस्पॉन्ड कर सके, और अगर कोई थ्रेट्स हैं तो उसको वो पहले ही भांप ले, पहले ही उसको उसका अनुमान लगा ले, एस्टिमेट लगा ले कि उसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है. और अपॉर्चुनिटीज हो तो उसको उसी तरह से ग्रैब कर ले, रिस्पॉन्ड करे. फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी इन 1991, इससे फॉरेन कंपनीज का इंडियन मार्केट में आने का रास्ता खुल गया, जिससे जो इंडिजीनियस कंपनीज थी उनके लिए ग्लोबल थ्रेट पैदा हो गया, जिसका उन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा और उन्हें अपनी सारी पॉलिसीज जो हैं वो रीफॉर्मुलेट करनी पड़ी.
Business environment is also uncertain. It is very difficult to predict future happenings. Future को predict करना बहुत मुश्किल है. It's almost impossible. तो इस uncertain environment में आपको deal करना पड़ता है, आपको survive करना पड़ता है. तो businessmen, for example, in case of garments, they have to deal with the changes in consumers taste. कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज आता रहता है जिसका उन्हें हर समय सामना करना पड़ता है. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी. बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटररिलेटेड एंड डायनेमिक फोर्सेस विच अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. एनवायरनमेंट में जो बहुत सारी फोर्सेस हैं वो इंटररिलेटेड हैं और डायनेमिक हैं. डायनेमिक मीन्स कीप्स ऑन चेंजिंग. इंटररिलेटेड मीन्स they are related to each other. अगर हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें तो वो अफेक्ट होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से, लीगल एनवायरनमेंट से और ऑल्सो फ्रॉम सोशल एनवायरनमेंट. तो इन सारे फोर्सेस का को एंटिसिपेट करना पार्ट्स में तो फिर भी इजी है, बट इन टोटलिटी इसका आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो एस्टिमेट लगाना बहुत डिफिकल्ट है. फॉर एग्जाम्पल, आपके प्रोडक्ट की डिमांड पर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट होगा, इसको पहले से एंटिसिपेट करना आसान नहीं है. देन इज रिलेटिविटी. बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. रिलेटिव मीन्स इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, state to state and even region to region. For example, demand for sarees in India is high, but it is almost non-existent in USA due to its different tradition and culture. अब हम देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है. अगर आप अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से समझते हैं तो आप ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन कौन सी फोर्सेस आपको इम्पैक्ट करती हैं और उसको इवैल्यूएट कर पाएंगे कि किसका इम्पैक्ट कितना इम्पोर्टेंट है या कितना एक्सटेंसिव है, और साथ में ही उन फोर्सेस के प्रति आप रिएक्ट कर पाएंगे. आपका रिएक्शन भी कैलकुलेटिव होगा और इम्पैक्टफुल होगा. इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग. क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक है, हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए बिजनेस का फ्यूचर भी इससे इम्पैक्ट होकर चेंज होता रहता है. तो आपको एक क्लोज वॉच रखना ही पड़ता है एनवायरनमेंट की तरफ, एक्सटर्नल फोर्सेस की तरफ. तो हम अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं आपके इंटरनल एनवायरनमेंट से और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, सो दैट आप फ्यूचर थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकें, सो दैट यू आर एबल टू अडेप्ट योर बिजनेस टू ओवरकम दीज थ्रेट्स एंड कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे. आप अपने बिजनेस को अडेप्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं उन सारे थ्रेट्स के अगेंस्ट जो आपको लगता है कि नियर फ्यूचर आपको फेस करने पड़ सकते हैं. और साथ ही अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो यू कैन गेट योरसेल्फ रेडी फॉर ग्रैबिंग दैट अपॉर्चुनिटी, फॉर यूटिलाइजिंग दैट अपॉर्चुनिटी. बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी जो है वो बिजनेस को बहुत हेल्प करती है. अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में तो करती ही है. इट गिव्स यू फर्स्ट मूवर एडवांटेज. फर्स्ट मूवर इज who is the first person who has identified the opportunity and made use of that and change his strategies accordingly and reacted positively. आप early bird की opportunities को लेते हैं. For example, जब मारुति ने सुजुकी कंपनी ऑफ जापान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो नरुलैक कंपनी ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की कि उसने कार पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया
क्योंकि उस टाइम पे कोई पेंट कंपनी नहीं थी कंट्री में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट उनके पास गया और 90% ऑफ द कार पेंट वर्क ऑफ मारुति इज डन बाय नैरोलैक गॉडलेस कंपनी। तो आपने मौके का फायदा उठाया। सेकेंड इज इट हेल्प्स इन द फर्म्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो जब भी कोई पॉसिबल थ्रेट होता है तो उसके वार्निंग सिग्नल्स आपको मिलने चाहिए या आपको उन सिग्नल्स का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप फॉर एग्जांपल देखते हैं कि कोई नई कंपनी कंपटीशन में आ रही है या कोई मल्टीनेशनल कंपनी इंडियन मार्केट में आ रही है, तो ये वार्निंग सिग्नल है कि अब आपको अपनी क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज यू मे डील अ कॉस्ट कटिंग कंपटीशन और यू मे फाइंड अ बेटर quality product as a competition. So you have to take care of that. Next is its help in tapping useful resources. Business के पास बहुत सारे resources और inputs होते हैं जो वो environment से लेता है और उनको convert करता है final goods and services में। ये management पे है कि अगर उसके पास thorough knowledge है external environment की, जो changes या up downs होने वाले हैं अगर वो anticipate कर लेती है तो वो डिफरेंट रिसोर्सेज को टाइमली मार्केट से ले सकती है, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे फाइनेंस हो। अगर सही टाइम पे लिए जाएं तो वह कम प्राइस में मिल जाते हैं और पीक डिमांड में आपको उनको ज़्यादा प्राइसेस नहीं पे करने पड़ते। फॉर एग्जांपल जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहे हैं तो आजकल LCD, LED, स्मार्ट टीवी इस तरह की टेक्नोलॉजी ज़्यादा डिमांड में है। कंज्यूमर उस तरह के प्रोडक्ट्स को ही प्रेफर कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से रिसोर्सेस को पहले से ही अरेंज कर लें तो आपको वो कम प्राइसेस में मिल जाते हैं और अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही एनवायरमेंट स्कैनिंग आपको रैपिड चेंजेस के साथ कोप अप करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल हम रिलायंस का एग्जांपल ले सकते हैं। अंबानी ब्रदर्स ने जब देखा कि जो एनवायरनमेंट है वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और उसमें क्विक डिसीजन मेकिंग की जरूरत है, तो उन्होंने अपनी अथॉरिटी जो है वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको डिसेंट्रलाइज मोड में चेंज कर दिया, ताकि जो डिसीजंस हैं, जो मैनेजमेंट है वो खुद डिसीजन ले सके, रैपिड और क्विक डिसीजंस ले सके एज पर द चेंज इन एनवायरनमेंट। उन्हें डिसीजन मेकिंग के लिए हर अथॉरिटी की परमिशन या सैंक्शन की जरूरत कम रहे। साथ ही स्कैनिंग जो है वो हेल्प करता है प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। हम जब एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आती है जो फ्यूचर प्लानिंग में हमें फ्यूचर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ITC का केस लेते हैं तो जब उन्होंने देखा कि ट्रैवल और टूरिज्म में बहुत स्कोप है ग्रोथ का और गवर्नमेंट भी चाहती है कि वो इस इंडस्ट्री को प्रमोट करे क्योंकि इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है और साथ ही फॉरेन करेंसी का भी स्कोप है, तो ITC ने बहुत से होटल्स एस्टैब्लिश किए बोथ इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। तो उन्होंने अपने अपने बिजनेस मॉडल को चेंज किया एज पर चेंज इन एनवायरनमेंट। अगर हम अपने एनवायरनमेंट की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं तो हम अपने प्रेजेंट परफॉर्मेंस के साथ साथ एक लंबे समय तक मार्केट में सरवाइव करने को भी पॉसिबल बना सकते हैं, क्योंकि जो रेलेवेंट चेंजेस हैं वो हम अपने बिजनेस में कर सकते हैं अगर हमें पहले से ही उसका एंटिसिपेशन हो जाएगा। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कोलगेट पामोलिव का, साथ ही हिंदुस्तान यूनिलीवर का। ये दोनों ही टूथपेस्ट मार्केट को डोमिनेट कर रही हैं बहुत से सालों से। डिकेड से हम देख रहे हैं कि हम कोलगेट या पेप्सोडेंट इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। इन कंपनीज ने अपने ऑपरेशंस को प्लान किया है एज पर चेंजेस इन नीड ऑफ एनवायरनमेंट और इसी वजह से वो
टूथपेस्ट मार्केट का मेजर पोर्शन जो है वो उसको सेल कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट जो ज्यादातर काम में लाई जाती हैं उनकी हम बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस एंड पेस्टल एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में हम देखते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल स्कैनिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को क्लोजली स्टडी करना होता है सो दैट कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम निकाल सकें, जो कि स्ट्रेंथ भी हो सकता है, वीकनेस भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट टू अ कंपनी। व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेंथ, इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करने के बाद, उसको जज करने के बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपनी की स्ट्रेंथ है और उसको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं ओवर अदर्स। एंटरप्रेन्योर्स इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं और इन स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं सो दैट प्रॉफिट्स कैन बी मैक्सिमाइज, ज्यादा प्रॉफिट अर्न किए जा सके। वीकनेसेस, कमियां वो हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरों से कमजोर बनाती हैं। अगर आप ग्रोथ और स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने बिजनेस की, तो आपको इन वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है और उनको बिना देरी के करेक्ट करना है। अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमें मिलती हैं। आपको एनवायरनमेंट को स्कैन करने में जो भी पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं, उनको कैपिटलाइज करने के लिए, उनका इस्तेमाल करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने बिजनेस को प्रिपेयर करना है। थ्रेट्स मीन्स वो सभी रिस्क फैक्टर्स जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से हो सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट के और फैक्टर से हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और ऐसी स्ट्रैटेजीज के साथ कम बैक करना जो कि इन थ्रेट्स को डिफ्यूज कर सकते हैं या उनके इम्पैक्ट को कम से कम कर सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कोर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने में और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को यूज करके एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करता है जिसमें आप सफल हो सकते हैं, अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं। ये स्पेसिफिक सेगमेंट्स में भी कर सकते हैं आप, प्रोडक्शन को लेकर, मार्केटिंग या सेल्स को लेकर, या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कर सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस करने से पहले आपको कंपनी का प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। उसमें देखना पड़ेगा कि क्या बिजनेस आप करते हैं और आपके कौन कौन से कस्टमर्स हैं। अपने कस्टमर्स का सेगमेंट आपको चेक करना पड़ेगा, उनका प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो हर सेगमेंट का, हर डिपार्टमेंट का प्रोफाइल बनाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अपनी परसीव्ड स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की एक रूपरेखा बनानी पड़ती है। वंस द बेसिक्स आर इन प्लेस, मैनेजमेंट टीम साथ में बैठ सकती है और इन चारों फैक्टर्स को, चारों एलिमेंट्स को, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को लिस्ट आउट कर सकती है। इसमें बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग इन्वॉल्व होता है, जिसमें अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने का और स्ट्रेंथ पे काम करने का पर्पस होता है। डिफरेंट तरीके ढूंढे जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने की सक्सेस एरियाज निकाल सके। अगर हम कंक्लूड करें तो स्वॉट एनालिसिस आपको एक बर्ड आई व्यू देता है सारी सिचुएशन का, और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है क्वालिटी ऑफ डाटा। जो भी डाटा आप कलेक्ट करते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, कितना आपको हेल्पफुल होने वाला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए अपने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को एक्यूरेटली कैप्चर करना, एक्यूरेटली एस्टिमेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और एनालिसिस तो सिर्फ एक बिगिनिंग होती है चेंज की तरफ और इम्प्रूवमेंट की तरफ। इसी से ही हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। देन इज पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस इज अ फ्रेमवर्क और टूल यूज्ड बाय मार्केटर्स to analyze and monitor the macro environmental factors
that have an impact on an organization. SWOT में जहां हम इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एनवायरमेंट की बात करते हैं, पेस्टल में मेनली फोकस होता है मैक्रो एनवायरमेंट पे, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसीडर करता है, जिनका ऑर्गेनाइजेशन पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है. पेस्टल में P स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एनवायरमेंटल, L फॉर लीगल एंड E एथिकल जो है वो नया एलिमेंट है जो ऐड किया गया है. अब इसको पेस्टल ए भी कह सकते हैं या स्टीपल भी हम बोल सकते हैं. तो हम देख सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इज बीइंग इम्पैक्टेड बाय पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स. जहां तक बिजनेस एनवायरनमेंट का सवाल है, पहला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं. इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, वैल्यू ऑफ रुपी, चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, स्टॉक मार्केट इंडिसेस, रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, रोल ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, एनडीपी, रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज. ये सारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं और इनका किसी भी बिजनेस पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है क्योंकि जीडीपी ऑफ अ कंट्री इंक्रीज कर रहा है, तो इससे डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज होगी. लोगों के पास पैसा होगा, वो उसे स्पेंड करेंगे, उसे खर्चेंगे और डिफरेंट कंज्यूमेबल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी. अगर आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर्स हैं, वो ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा स्पेंड करेंगे घर की, कार्स की, तो आपके लिए आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है. हाई इन्फ्लेट्स जनरली बिजनेस को एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन रेट मींस हायर प्राइसेस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. ये कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है हर चीज की, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, मशीनरी हो, वेजेस एंड सैलरीज हो. इस तरह से ओवरऑल टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है, जो कि प्रॉफिट्स को कम कर देती है और बिजनेस को एडवर्सली इम्पैक्ट करती है. इन सारे फैक्टर्स को हम आगे दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं. वन इज मैक्रो इकोनॉमिकल एंड सेकेंड इज माइक्रो इकोनॉमिकल. मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को मैनेज करते हैं. किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत मैटर करती है और गवर्नमेंट इसे कंट्रोल कर सकती है थ्रू चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स, चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी एंड चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. इस तरह से गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि वो डिमांड को बढ़ा या घटा दे. माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं कि लोग कैसे अपनी इनकम्स को स्पेंड करेंगे, लोग किन चीजों पे ज्यादा खर्च करेंगे और किन पे कम. ज्यादातर कंज्यूमर गुड्स में लोग स्पेंड करते हैं और इस वजह से जो B2C कंपनीज हैं, दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर्स, वो इससे ज्यादा इम्पैक्ट होती हैं, ज्यादा अफेक्टेड होती हैं. नेक्स्ट इज सोशल एनवायरनमेंट. इसको हम सोशो कल्चरल फैक्टर्स भी कहते हैं. ये वो सारे एरियाज हैं जिसमें पॉपुलेशन के लोगों के एटीट्यूड्स, बिलीव्स, वैल्यूज, ये सब इम्पैक्ट करते हैं. सोशल एनवायरनमेंट में सोशल फोर्सेस होती हैं जिसमें सोशल ट्रेंड्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ये सब चीजें आती हैं. ट्रेडिशंस क्या हैं? ट्रेडिशंस सोशल प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम फॉलो कर रहे हैं और जो आज से नहीं, पिछले कई डिकेड से, इवन सेंचुरी से सेम फॉलो हो रही हैं किसी भी कल्चर में, किसी भी रिलीजन में. तो ये ट्रेडिशंस जो है वो इम्पैक्ट करती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को.
Values refer to the concept that a society holds in high esteem. उन सब चीज़ों को जहाँ सोसाइटी में अच्छा समझा जाता है उन्हीं को हम वैल्यू करते हैं. इंडिया में इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ये सब वैल्यूज हैं जो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं. अगर हम इनको बिजनेस में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यूज जो हैं वो फ्रीडम ऑफ चॉइस में ट्रांसलेट हो जाती है. मींस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी को सर्व करे, उसमें फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करे, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो किसी भी सेंस में, राइट टू इक्विटी सबको मिले. तो सोशल एनवायरनमेंट के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन सिस्टम, लिटरेसी रेट्स, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, कंजम्पशन हैबिट्स. तो ये सब चीजें बिजनेस को भी इम्पैक्ट करती हैं. जैसे कुछ समय से क्वालिटी ऑफ लाइफ पे उस पे बहुत कंसर्न होने लगे हैं लोग. आप हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं. इसकी वजह से जो स्नैक्स हैं वो फ्राइड की जगह हम रोस्टेड स्नैक्स को ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं. पानी में भी मिनरल वाटर की कई किस्में मार्केट में अवेलेबल हैं. डाइट कोक अवेलेबल है. डिमांड फॉर लिकर, टबैको, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब की तरफ हमारा रुझान कम हो गया है. ये सोसाइटी का इम्पैक्ट है. वर्किंग पॉपुलेशन में वुमेन के पार्टिसिपेशन के बढ़ने से फॉर्मल वेयर्स, कॉस्मेटिक्स, पैक्ड फूड्स, टाइम सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब की ज़रूरतें बढ़ गई हैं, इन सब की डिमांड्स बढ़ गई हैं. हमारा देश त्योहारों का देश है, तो दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरपूरब इंडिया में बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं. तो इन त्योहारों के साथ इनसे रिलेटेड बिजनेसेस की मार्केट बढ़ जाती है, जैसे ग्रीटिंग कार्ड कंपनीज, मिठाइयाँ, टेलरिंग आउटलेट्स और रिलेटेड बिजनेसेस. आफ्टर दैट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और इसका इम्पैक्ट उन सभी प्रोडक्ट्स पे होता है जो हम खरीदते हैं. साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट से ले लीजिए या टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस को ले लीजिए, नए तरह के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, नए मेथड्स और टेक्नोलॉजी जो है वो बिजनेस को रन कर रही है. मैनेजमेंट जो है वो कंसीडर करती है नए तरह के प्रोडक्ट्स, नए तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स और नए तरीके से अपनी टारगेट मार्केट को कम्युनिकेट करना. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का हमारे बिजनेस पे बहुत इम्पैक्ट होता है. टेक्नोलॉजी की वजह से आप घर बैठे टिकट्स बुक करवा सकते हैं, चाहे वो ट्रेन की हो, चाहे वो प्लेन की हो, चाहे आपके सिनेमा हॉल्स की हो, इवन बसेस की भी टिकट आप घर बैठे बुक करा सकते हैं. पहले फिजिकली जाकर काउंटर पे टिकट बुक करवाना होता था. अब कोई भी अप्लायंस लें उसके साथ बुकलेट फॉर्म में मैनुअल्स आपको नहीं मिलते हैं, सीडी रोम्स मिल जाती हैं और या इंटरनेट या वेब पे मल्टीमीडिया पेजेस की इंफॉर्मेशन मिल जाती है. टेक्नोलॉजी ने हमें इतना इफेक्ट किया है कि हमारी प्रेफरेंसेस ट्रेडिशनल वॉचेस ना होकर डिजिटल वॉचेस हो गई हैं. हमारे पास टीवी की प्रेफरेंस जो है वो ब्लैक एंड वाइट ना रह के बल्कि और भी अच्छे वेरिएंट जैसे एलईडी, ओएलईडी, बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी हम प्रेफर करते हैं. इवन छोटा सा पेन भी है, आप उसमें बेटर फंक्शनल प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं. फाउंटेन पेन की जगह अब आप बॉल पेन या जेल पेन को प्रेफर करते हैं. साथ ही पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे फोर्सेस हैं, जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पीस इन द कंट्री, एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टी एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स टुवर्ड्स बिजनेस. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी बिजनेसमैन में एक कॉन्फिडेंस लेकर आता है कि उसके देश में सब ठीक से चल रहा है, जबकि इनस्टेबिलिटी जो है वो बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट करती है.
पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, dominant ideology and values of major political parties, foreign policy of government. Political stability, जैसे हमने कहा, बिजनेसमैन के माइंड में एक कॉन्फिडेंस ला देती है, वो कॉन्फिडेंट होके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, जबकि इनस्टेबिलिटी उसे ऐसा करने नहीं देती है. चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो इम्पैक्ट द बिजनेस. 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे तो फॉरेन कंपनीज एंटर तो हो गई थी इंडियन मार्केट में, लेकिन उन्हें ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप से गुजरना पड़ा, परमिट्स लेने के लिए बहुत लंबा वेट करना पड़ा, जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट आ नहीं पाया जिसकी उम्मीद की गई थी. इसी तरह से हम लीगल एनवायरनमेंट की बात करें तो बहुत सारे लॉज पास किए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने. 1999 में ट्रेडमार्क एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने 1986, ये सारे जो लॉज हैं जो पास किए गए हैं ये बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं. इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनके प्रोविजंस का हर बिजनेसमैन को ध्यान रखना होता है. साथ ही कुछ बहुत सारे डिसीजन भी पास होते रहते हैं एट सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल. बहुत सारे कमीशन और एजेंसीज डिसीजन देते हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना होता है. कोर्ट्स की जजमेंट होती हैं, उनको भी आपको फॉलो करना होता है. अगर आप नहीं करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे. हेल्थ एंड सेफ्टी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स, consumer rights and laws, product labeling and product safety, ये सभी चीज़ों में कंपनीज को बहुत ध्यान देना होता है. क्या चीज़ लीगल है और क्या चीज़ लीगल नहीं है, ये ध्यान देते हैं तभी हम बिजनेस को सक्सेसफुली चला सकते हैं. और अगर कोई बिजनेस जो है वो ग्लोबली ट्रेड करता है, कंट्री से बाहर भी अगर आप ट्रेड करते हैं, तो आपको हर कंट्री में जिसमें भी आपकी डीलिंग्स है वहाँ के लीगल एनवायरनमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हर कंट्री के अपने सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और इनकी एडिक्वेट नॉलेज एक प्री रेक्विजिट है फॉर बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस. अगर आप इनके कंप्लायंसेस पे ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए उस जगह पे बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा. हम देख सकते हैं कि अल्कोहलिक बेवरेजेस का एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है. सिगरेट के पैकेट की एडवर्टाइजमेंट पे साफ लिखा होना चाहिए कि स्टैट्यूटरी वार्निंग है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. बेबी फूड के एडवर्टाइजमेंट के साथ ये जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए पोटेंशियल बायर को कि मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर द बेबी. इस तरह से बहुत सारी रेगुलेशंस हैं जिनको एडवर्टाइजर्स को फॉलो करना होता है. देन इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स. पिछले 10-15 सालों से एनवायरमेंटल फैक्टर्स ने सामने की सीट ले ली है. इस इशू पे बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किया जा रहा है इंडिया में और खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में. ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है, रॉ मटेरियल्स की स्कैर्सिटी बढ़ती जा रही है और कार्बन फुटप्रिंट टारगेट जो गवर्नमेंट ने सेट किए हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ये फैक्टर है वो पॉलिटिकल भी है, एनवायरमेंटल भी है. तो एनवायरमेंट फ्रंट पे ऐसी कंपनी, ऐसा बिजनेस जो एथिकल है, सस्टेनेबल है, उसी बिजनेस की, उसी कंपनी की ज़्यादा पकड़ है इकोनॉमी में, ज़्यादा वैल्यू है कंज्यूमर्स की नज़र में. हम देखते हैं कि ये वो इश्यूज हैं जो मार्केटिंग के लोग देख रहे हैं. ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं जो उनको लगता है कि वो एथिकली बनाए गए हैं और उनको सस्टेनेबल सोर्सेस से एक्वायर किया गया है. एंड लास्ट इज एथिकल फैक्टर्स.
The most recent addition to pestle is the extra E, making it pestele or steeple. Ethical stands for ethical principles और moral principles. वो सारी प्रॉब्लम्स जो मॉरल या एथिकल्स हैं जो बिजनेस के सामने खड़ी हो सकती हैं उनको कंसिडर करना और उनके अकॉर्डिंग बिजनेस को मोल्ड करना. प्रैक्टिसेस जैसे स्लेवरी एक्ट के अगेंस्ट, चाइल्ड लेबर, फेयर ट्रेड, इस तरह के जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अवॉइड करना. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, इनको इम्पोर्टेंस देना. जहां पर बिजनेसेस जो हैं वो लोकल या सोसाइटी के गोल्स को सामने रखते हैं और वॉलंटियर करते हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये उनकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको वो पूरा करने की कोशिश करते हैं. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको आपको देखना होता है, ध्यान देना होता है, ताकि आप एक सस्टेनेबल और वायबल बिजनेस यूनिट बने और उसी तरह से सर्वाइव करते रहें.